जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात मी देवेंद्र पाटील आपलं स्वागत करतो. मंडळी, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये जेवढा पालकांचा वाटा असतो तितकाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त वाटा हा शिक्षकांचा असतो. मुलांना संस्कारक्षम बनवण्यामध्ये त्यांचं अतिशय महत्त्वाचं योगदान असतं. नुकतेच राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा झाली होती आणि त्यांचं वितरणही नवी दिल्ली इथं नुकतंच करण्यात आलं. या पुरस्कारांमध्ये मुंबईच्या छत्रभुज नरसी मेमोरियल स्कूलच्या मुख्याध्यापक कविता संघवी यांनाही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आणि या पुरस्कारार्थी कविता संघवी मॅडम आज आपल्या जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात आपण त्यांना आज आमंत्रित केलं आहे. त्यांच्या शैक्षणिक कामाबद्दल तसंच आतापर्यंतच्या वाटचालीसह राष्ट्रीय पुरस्कारापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेणार आहोत. तेव्हा मॅडम, जय महाराष्ट्र कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. मॅडम, सुरुवातीलाच आम्हाला सांगा की आपल्या शैक्षणिक कारकिर्दीची सुरुवात नेमकी कधी आणि कशी झाली? मैं कविता सांघवी मुंबईची आहेत. आपने राष्ट्रीय के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया, इसका खूब खूब आभारी. मला मराठी समझता, पर बोलने के लिए मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह से बोल सकती हूँ, तो मैं हिंदी में बोलूँगी. तो मेरी शुरुआत 2001 में SVKM CNM स्कूल से चालू हुई है. वहाँ पर मैं टीचर थी और मैंने 7 साल टीचर और कोऑर्डिनेटर से शुरू किया. फिर मैंने MPhil चालू किया पढ़ने के लिए. तो मैंने 1 साल का गैप ईयर लेके मैंने मेट ऋषिकुल विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल का जॉब लिया. वहाँ पर मैं प्रिंसिपल बनी. फिर 2018 में वापस मैं SVKM CNM स्कूल पे आई और यहाँ पे फिर मैं प्रिंसिपल का मैंने पोजीशन ली. बरं, शिक्षण क्षेत्रामध्ये शालेय शिक्षण हा महत्त्वाचा पाया मानला जातो. शालेय शिक्षण त्या दृष्टीने प्राथमिक शिक्षण असेल किंवा माध्यमिक शिक्षणाचं महत्त्व जे आहे त्याच्याबद्दल काय सांगाल आपण? तो प्राइमरी यानी कि एजुकेशन जो होता है वो बहुत बहुत मूल्यवान होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा बेस होता है. बेस फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग, बेस फॉर वैल्यूज़, कैरेक्टर जो बोलते हैं हम लोग, तो वो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ पे बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन होती है. तो ये प्राइमरी जो होता है वो बच्चों को कैरेक्टर शेपिंग होता है. पोटेंशियल्स का एक अनुभव आता है कि ये बच्चा खेलने में अच्छा है, डांस करने में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, क्या उसकी रुचि है. तो वो बहुत ज़रूरी है वो प्राइमरी में. और जब वो सेकेंडरी में आता है तो बोलते हैं ना कि हम बच्चों को एक पंख देते हैं उड़ने के लिए, तो वो आता है सेकेंडरी में, कि जहाँ उसकी पोटेंशियल को हम लोगों ने पहचान की और उसको वहीं पे हम लोग ने उसको प्रोत्साहन किया आगे बढ़ने के लिए. बरं, म्हणजे पहिल्यांदा त्याची रुची आपण जाणून घेता प्राथमिक शिक्षणामध्ये आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चों को. अगर पता चला ये बच्चे को सिंगिंग में बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको कंपटीशन में जाने देते हैं. एनुअल डे में उसको चांस देते हैं कि आके बच्चों के सबके सामने वो गीत गाए. तो ये ज़्यादा उसको प्लेटफॉर्म मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये अनुभव मिले वो सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, कोई भी उसकी जो रुचि होगी. बरं, म्हणजे हे माध्यमिक शिक्षणामध्ये होतं. आजची मुलं मॅडम एक चांगल्या आणि सुरक्षित भविष्याची जर अपेक्षा करू शकतील यासाठी आपण विशेष प्रयत्नशील आहात. त्या दृष्टीने आपण करत असलेल्या कामाबद्दल काय सांगाल? तर अगर आपको पता हो कि हमारे अगर ज़्यादातर इंजीनियर्स अगर देखते हो तो उसको नौकरी मिलती, 60% ऑफ द इंजीनियर्स को नौकरी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसमें स्किल नहीं है, कौशल नहीं है. तो ये कौशल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सेफ्टी अगर बच्चों के लिए करनी है तो वो स्कूल में हमें उसकी निर्माण करना पड़ेगा. तो ये अगर हमें बच्चों को एक सेफ सिक्योर फ्यूचर अगर चाहिए तो स्कूल में क्या कर सकते हैं, उनके लिए अगर स्किल बेस्ड करिकुलम हम लोग डेवलप करें, ताकि अगर बाहर जाए तो अभी आजकल अगर देखते हैं तो कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है. आपको बाहर जाके कैसे बात करनी है, कहाँ पे आपको रोकना है, कहाँ पे आपको बोलना है कि मुझे ज़्यादा जाना है. कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग जो हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ रास्ता ए नहीं हुआ तो रास्ता बी कैसे लेना है, सी कैसे लेना है. तो क्रिटिकल थिंकिंग, और सबसे ज़्यादा है क्रिएटिविटी, कि अगर कुछ नया करना है, एक ही वो है
पर उसमें नया क्या कर सकते हैं, निर्माण क्या कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम बोलते हैं वो 4 C's इन एजुकेशन, creativity, collaboration, critical thinking and all these are the things, 4 C's in education, उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे एजुकेशन में। और अगर ये 4 अगर आ गए तो सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर हमारे बच्चों में होगा। मॅडम, शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, त्याचा प्रसार करण्यासाठी आपण कृतिशील आहात, त्याबद्दल काय सांगाल? अभी UN में 2015 में 17 सस्टेनेबल गोल्स निकाले थे, जो बहुत ज़रूरी है अगर हमें 2030 तक एक फ्यूचर, पीसफुल फ्यूचर बच्चों के लिए चाहिए। तो अभी वो बच्चों में कैसे लेकर आ सकते हैं? तो पहले तो 17 गोल्स को बच्चों को जानना है। तो उसके लिए हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बच्चों को किया, ट्रेनिंग दी बच्चों को, टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि सस्टेनेबल गोल्स होता क्या है, लाइक नो पॉवर्टी, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन, ये सब चीज़ ऐसी बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने करिकुलम में जो पूरा सिलेबस होता है, वो सिलेबस में हमने प्रॉपर पढ़ा और देखा कि कहाँ पर हम लोग वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाल सकते हैं। यानी कि अगर हम बच्चों को वहाँ पर चैप्टर करते हैं एयर, तो एयर में आता है पोल्यूशन, तो पोल्यूशन में आता है क्लाइमेट एक्शन, तो वो गोल हमने उसको जोड़ा। और जब टीचर वो पढ़ाती है तो वही बताती है कि अगर आपको ये SDG गोल चाहता है क्लाइमेट एक्शन, तो क्या करोगे आप पर्यावरण के लिए, आप एनवायरनमेंट के लिए क्या करोगे। तो हमने चालू किया एक 6 हफ्ते का क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट, जो बच्चों को कंपलसरी करना है। और जो हमने इंटरनल असेसमेंट, जो बोलते हैं ना एग्ज़ाम की तरह, पेपर पेंसिल एग्ज़ाम नहीं लेकिन इंटरनल असेसमेंट, उसको हमने इंक्लूड किया। क्योंकि हमारे कहाँ है, हमारे सब पेरेंट्स को सब कुछ मार्क ड्रिवन है, अगर मार्क्स मिल रहे होंगे तो सब काम करेंगे। तो हमने वो पोर्शन ऐसे किया कि 6 हफ्ते अगर आपने कोर्स किया, आपको वो सर्टिफिकेट मिला, तो फिर आपको वो इंटरनल असेसमेंट फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आपण तो सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी कंपल्सरी केला का? कंपल्सरी फ्रॉम सीनियर KG टू 12 10 स्टैंडर्ड। अच्छा, सेकेंडरी कंपल्सरी। ये 6 हफ्ते का कोर्स सितंबर चालू होता है, नवंबर ख़त्म होता है। सेकेंड चीज़ हमने जो किया, वो हमने ऑलरेडी करिकुलम से तो किया। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बीच क्लीन अप ड्राइव किया। एवरी ईयर कंपल्सरी, गणपति के बाद हम अपने सब बच्चों को लेकर जाते हैं जुहू बीच, उसको साफ़ करना है बीच, ताकि उसको पता चले कि अगर हमने इको फ्रेंडली गणपति नहीं लिया, तो जो आइडल को हम इतना वर्शिप करते हैं, इतना हम उसको मान देते हैं, दूसरे दिन तुम उसके ऊपर चल रहे हो तो क्या भावना आएगी तुम्हारे ऊपर। वो जो फूल है, आपने इतने मन से आपने उसको डाला, और वही फूल अगर आप देखोगे कि कहीं कहीं पीपल थ्रो कर रहे हैं, कुछ है नहीं, प्लास्टिक्स ऑल अराउंड, तो आपको क्या फीलिंग आ रही है। तो बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी लेकर आने के लिए चौथा हमने चालू किया है सैशे कलेक्शन। सैशे कलेक्शन मीन्स अगर अभी जहाँ भी जाओगे, टमाटो सॉस का छोटा सैशे मिलेगा, चिली सॉस का छोटा सैशे मिलेगा। ये है इतना छोटा, 1 रुपए का। हमें अच्छा लगता है कि छोटा चीज़ ख़त्म कर दिया, शैम्पू का भी सैशे, सब कुछ, लेकिन वो छोटा चीज़ ही जाके ओशन को पूरा पल्यूट करता है और इसलिए मछली मर जाती है। तो ये छोटी चीज़ को हम लोग रिसाइकल कैसे करें, तो हमने उसका कलेक्शन ड्राइव किया। ये आके के तुम सब लोग यहाँ पे छोड़ के जाओ, फिर हमने NGO से टाई अप किया और वो फिर लेकर जाके रिसाइकल करते हैं। तो ऐसी सब काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कंपल्सरी करके हमने बच्चों में वो SDG गोल्स का निर्माण किया। पर्यावरण पूरक त्यांना माहिती दिली आहे। हाँ, और ये हमने अपने बच्चों के लिए भी नहीं किया, हमने एक कंपटीशन रखा जहाँ हमने सब बच्चों को इंक्लूड किया, सब दूसरे स्कूल के बच्चों में, कि आप एक कॉमिक स्ट्रिप बनाए SDG गोल पे। आपके कॉमिक स्ट्रिप अगर जजेस ने एक्सेप्ट किए तो वो बुक में आएंगे, और वो हमने एक कॉमिक बुक निकाला SDG गोल्स पर, ताकि बच्चों कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं, तो कॉमिक्स थ्रू वो SDG गोल्स को समझ सके। बरं मॅडम, कोरोनाच्या आधी आणि कोरोनानंतर पण शैक्षणिक परिस्थितीत खूप बदल झाले आहेत। शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्या दृष्टीनं यातील आव्हानं आणि सकारात्मक बाजू कोणत्या सांगता येतील, काय सांगाल? तो अगर मैं आपको बताऊं तो चैलेंजेस क्या हो थी कोविड बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कोविड ऑब्वियसली वो चैलेंजेस डिसिप्लिन के ही थे। आफ्टर कोविड तो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही बढ़ गया है,
क्योंकि बच्चे को अभी वो घर पे लेटे लेटे पढ़ने का हैबिट हो गया है। एवरीथिंग कभी भी खा सकते हैं। अगर आप क्लासेस भी लेते हैं कोविड के पीरियड, तो आप बच्चों को देखोगे माँ आके खाना खिला देती है बीच का क्लास के बीच में भी, या अपने वीडियो बंद कर देते हैं। तो वो जो हमने एक्सपीरियंस किया, तो अभी क्लास में जब वापस बच्चे आ गए तो एक डिसिप्लिन का कंसर्न हमने मेजर देखा। एक सेकेंड थिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हमने देखा, कोविड के टाइम जब हम एग्ज़ाम्स लेते थे, परीक्षा लेते थे, तो बच्चे बहुत चीटिंग की, मैल प्रैक्टिसेस बहुत ही दिखे हमें। तो तब पता चला कि हम जो वैल्यूज़ पढ़ाते हैं वो एक्चुअली वैल्यूज़ अंदर तक नहीं गए, क्योंकि उसको बचाने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, वो मार्क्स के लिए पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो ये देखा गया कि इतने मार्क ड्रिवन है कि हमने वैल्यूज़ को कम्प्लीटली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। और जब बच्चे वापस आए तो हमने एक रिसर्च की टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप्स इन स्टूडेंट्स आफ्टर दे कम बैक। हमने क्या किया, जब बच्चे आ गए तो उनको कुछ बताया नहीं, सब पेरेंट्स को बोला हम लोग लर्निंग गैप्स असेस करेंगे। बिना बताए हमने उनको टेस्ट दिया कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टेस्ट दी। हमने उसको रिजल्ट्स को एनालाइज किया कि उनके क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट्स वीक है कम्प्लीटली। फिर हमने पूरा 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाया टीचर्स के साथ बैठकर कि वो जो कॉन्सेप्ट्स वीक है उसको हम लोग कैसे भर पाए। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया, पूरा मैपिंग किया। शनिवार को भी एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, बच्चों को बुलाया, ऑनलाइन, फ्लिप क्लासरूम, सब तरीके से हमने बच्चों को हेल्प करने की कोशिश की। उसमें हमने देखा कि 80% बच्चे आए, लेकिन 20% जो बच्चे आने चाहिए थे उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। फिर हमने एक पोस्ट टेस्ट ली और फिर वापस रिजल्ट्स एनालाइज किए। उसमें पता चला कि लर्निंग गैप्स काफ़ी फिल हुए। तो वो एक दूसरा चैलेंज था लर्निंग गैप्स का। अच्छा, पॉजिटिव क्या हुए, वो टीचर और स्टूडेंट डिजिटली सैवी हो गए। डिजिटली जो होते हैं ना वो कौशल, बहुत ही इंटरनेट आणि कॉम्प्युटर आणि ते बहुत लॅपटॉप कंफर्टेबल। अगर जो हमें पहले इतनी डिफ़िकल्टी से पढ़ाना पड़ता था, यानी कि जो बड़ी टीचर्स थे उम्र में, उनको अगर हम कहें ना क्या है बट छोटे कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पता चला कि हम सबको वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, नहीं तो हम क्लास से बाहर। तो यहाँ पे सब टीचर्स, सब स्टूडेंट्स, सब डिजिटली सैवी हो गए। सेकंड, यहाँ बैठकर हमने टीचर्स, दूसरी कंट्री के टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन की। तो यहाँ के स्काइप कॉल्स होने लगे, मेरा क्लासरूम चाइना के क्लासरूम, मेरा क्लासरूम बांग्लादेश के क्लासरूम। तो वो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होने लगा बैठकर, घर बैठकर। तो आपको यूके से कोई टीचर पढ़ा रही है, आपकी टीचर यूके को कोई क्लास पढ़ा रही है। तो ये हमारा एक पूरा ईयर लॉन्ग पार्टनरशिप हुआ, वो जो ऑनलाइन के लिए हुआ। तो आई थिंक वो एडवांटेज भी बहुत सारे हुए, और जो डिसएडवांटेज हुए उससे समझ में आया कि हमारे कहाँ हम वीक है और कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। म्हणजे फायदे जसे ऑनलाईन शिक्षणाचे तसे तोटे तसे फायदेही. फायदे है, बहुत हुआ है. मॅडम, आपलं जागतिक स्तरावरचं संशोधन आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबद्दलचा अनुभव आहे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीचा विचार करताना भारतीय शिक्षण पद्धतीसमोर कोणती आव्हानं आहेत असं आपल्याला वाटतं? तो हमारा जो एजुकेशन है ना, ज़्यादातर रिकॉल, यानी कि इंडिया का कैपिटल क्या है, आपने पढ़ा, आपने रिकॉल किया, आपने जवाब दी, तो वो रिकॉल के ऊपर ज़्यादा है. लेकिन अगर मैंने वही क्वेश्चन आपको बोला कैपिटल किया, व्हाई इज़ दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरह सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों ये कैपिटल हुआ. तो अगर ये कैपिटल क्यों हुआ, तो आपने रिसर्च भी किया, हिस्ट्री पढ़ा, आपने उसके ज्योग्राफी के बारे में देखा कि सेंट्रली लोकेटेड है, सब जगह आप पहुँच सकते हो. तो वही आपने बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया. तो यही इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकॉल के नहीं, लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो वो इम्पॉर्टेंट है. असेसमेंट्स में भी हम लोग ने अभी क्लास में सब बच्चे हैं, कोई गिफ्टेड है, कोई चैलेंज्ड है, कोई विजुअली ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकता है,
कोई ऑडिटरी बोलने में ज़्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम सबको पेन और पेपर से असेस करते हैं। तो हमने कॉमन एग्ज़ाम दी है सब बच्चों के लिए, इंस्पाइट के हर बच्चा अलग है। तो एटलीस्ट हम लोग, मैं नहीं कह सकती बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, तो मैं वही बोलती कि एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन अ डिफरेंट पेपर, नो, बट एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स, जहाँ हमने गिफ्टेड को भी देखा, बहुत वीक को भी देखा और एक मीडियम को भी देखा। एटलीस्ट इस तरह से हमने अगर पेपर्स को थोड़े इस हिसाब से की, तो एटलीस्ट वी आर केटरिंग टू एवरी टाइप ऑफ लर्नर। तो वो बहुत बहुत इम्पॉर्टंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। मॅडम, भारतातील शिक्षकांना आपण नियमितपणे प्रशिक्षण देत आहात, तर त्यासोबतच भारताबाहेरचे मालदीव असेल, बांगलादेशात केम्ब्रिज गणित आणि विज्ञान या विषयावर आपण प्रशिक्षण दिलं आहे। तर बदलत्या काळानुसार आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये कोणत्या सुधारणा आणि बदल आवश्यक आहेत असं वाटतं आपल्याला? तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग कंटेंट टेस्टिंग ना करें, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करें। तो अगर हमारा सिलेबस बहुत वास्ट होता है तो टीचर्स का भी फॉल्ट नहीं है, इतना वास्ट सिलेबस है तो बेचारी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए फास्ट जाती है। तो अगर उसको वही सब्जेक्ट, वही टॉपिक उसको एक्सपेरिमेंट वे करनी है, एक्सपीरियंशियल वे करनी है, लेकिन वो उसके पास वक्त नहीं है, तो वो क्लास में जाकर पूरा रट्टा उसने दिखा दिया प्रेजेंटेशन, बच्चों ने भी ऐसे समझ लिया वॉट एवर इट इज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो सिलेबस है वो कम हो जाए, ताकि टीचर्स को चांस मिले कि अलग अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज वो क्लास में इंकॉर्पोरेट कर सके। और जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो बच्चों को मेकिंग पीपल थिंक क्रिटिकली, एज आई स्पोक अबाउट इट, वो बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इंक्वायरी बेस्ड मेथड, एक्सपीरियंशियल मेथड। एक्सपीरियंशियल बेस्ड मेथड यानी कि बच्चा हैंड्स ऑन से करता है, यानी कि टीचर सब एक्सपेरिमेंट दिखा के नहीं करती, बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सोचते हैं कि इसका निर्णय क्या है, इसका रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स आने के बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी कि इससे मैंने क्या सीखा और ये मैं कहाँ आगे लेकर जा सकता हूँ, यानी कि इसका यूज़ डेली लाइफ में कहाँ है। दैट रिफ्लेक्शन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर करिकुलम में रिफ्लेक्शन लेकर आए तो ही बच्चों का विकास होगा, म्हणजे व्यवहारिक उपयोगिता त्याची दिसून हाँ, आली पाहिजे। ये सोचना चाहिए। हम लोग को बच्चे को टाइम ही नहीं देते। अगर आपने ये सीखा आज, सपोज आपने रिफ्लेक्शन सीखी आज क्लास में, लेकिन ये रिफ्लेक्शन आपने सीखा तो ये रिफ्लेक्शन मैं कहाँ देखता हूँ, आप बच्चों को 5 मिनट दो ना कि मैं ये रिफ्लेक्शन कहाँ देखता हूँ। मैं ये मिरर में देखता हूँ, रोज़ अपने आप को देखता हूँ। मैं अगर कहीं पे अपने ग्लास में या गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं रिफ्लेक्शन देखता हूँ। मैं ये अपने कोई पानी गिर गया है तो उसमें रिफ्लेक्शन देखता हूँ, या कहीं स्पून में भी रिफ्लेक्शन देखता हूँ। तो कहाँ देख रहे हो, और ये आप कॉन्सेप्ट लेकर जाके आप कहाँ अप्लाई करने वाले हो अपने डेली लाइफ में। म्हणजे त्याला विचार करायला प्रवृत्त करायचं थोडक्यात, आणि त्याची उपयोगिता, त्याचा उपयोग कुठे आहे ते पण त्याने विचार Very important. येस मॅडम, उपलब्ध असलेली जी संसाधनं आहेत त्याचा वापर करून दर्जेदार शिक्षण कशा पद्धतीने देता येईल असं आपल्याला वाटतं? क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचर, और टीचर का पैशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई हाई एंड रिसोर्सेज यानी कि लाइब्रेरी बुक्स चाहिए या कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सोनम वांगचुक के स्कूल में गई थी, लेह लद्दाख में। वहाँ पे मैंने ये स्टेप्स देखा। स्टेप्स नीचे उतरते मैंने देखा कि एक अपने स्टेप पे एंगल लिखा है, लेंथ लिखा है, ब्रेड लिखा है, और लिखा है कैलकुलेट एरिया। सिंपल है, अपना स्टेप ही लिया है। हाँ, तो अगर छोटी छोटी चीज़, या दरवाज़ा आपने खोला तो ये दरवाज़ा से खोलते हुए एंगल क्या आ रहा है, 0 to 90, चौक से ही करना है। लेकिन आपके इस क्लास में आप कैसे ये नई नई चीज़ें लेकर आते हो, इनोवेटिवनेस, चौक, टेप, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। कहीं मैंने टीचर को देखा है आर्ट को लेकर वो कितना फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब्दुल कलाम ने अगर एरोडायनामिक्स पढ़ा तो उसने पंछी को उड़ते देखकर एरोडायनामिक्स पढ़ा। क्लास के बाहर लेकर जाओ, बच्चों को दिखाओ, बोलो कैसे हुआ ये।
अभी तुम ये बनाओ, तुम वो पंछी बनाओ, और वहीं से आपको वो प्रेरणा मिलेगी। तो हमें ना कोई फैंसी क्लासरूम की ज़रूरत है, नो कोई फैंसी बुक्स की ज़रूरत है। हमें अगर चाहिए तो कम्युनिटी में भी कोई बड़े लोगों को पूछो कि आपने, अगर आपको गणित नहीं आती तो आपने ये कैसे कैलकुलेट की। उनको तो बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन आता है। सब्जी वाले के पास जाओ, उसकी सॉलिड स्ट्रॉन्ग उसकी कैलकुलेशन होती है। हम लोग अभी कैलकुलेटर देखते हैं लेकिन उनके पास नहीं होता है। तो क्या उसने स्ट्रैटेजी अप्लाई की? इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये ही मेथड होनी चाहिए, आपने किस तरह से आप लेकर आए वही ज़रूरी है। तो मैं कहीं पे भी, कहाँ पे भी कोई टीचर होगी वही बताओगी, इनोवेटिवनेस, पैशन, एंड थर्ड, स्पीक टू द पीपल अराउंड यू। सबसे बातें करो कि आप कैसे पढ़ रहे हो, और वही सबका एक्सपीरियंस लेके गैदर करके पढ़ाओ। अभी बीच में मैं गई थी वहाँ पे दिल्ली, तो एक टीचर ने बोला कि मैं बबल्स के हिसाब से फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बबल्स। एक ने ये बोला मैं रंगोली थ्रू साइंस पढ़ाता हूँ, रंगोली। अभी ये तो सब नॉर्मल अपनी चीज़ें हैं, जो अभी दिवाली आएगी तो सबके घर पे रंगोली होगा। तो ये छोटी चीज़ें जो रोज़ की रोज़ प्रयोग में होती है, वही लेकर साइंस। और मैं तो सच में बोलूँ, द बेस्ट साइंस लेबोरेटरी इज़ द किचन। मैं अपने बच्चों को खुद बोलती हूँ, अगर किचन में अगर आपने कुछ प्रॉपर खाना बना लिया तो आपने सायन्स कर लिया। लेकिन वो कनेक्शन होनी चाहिए। मॅडम, ग्लोबल गोल्सवरील कॉमिक बुकच्या आपण संपादक आहात. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात टिकून राहण्यासाठी अभ्यासाबरोबर वाचन आणि छंद जोपासण्यासाठी देखील मुलांनी वेळ दिला पाहिजे. त्यासाठी विद्यार्थी वर्गाला आणि पालकांना आपण काय सल्ला द्याल? तर मैं बोलूँ कि रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ, जब से मोबाइल आ गया है, रीडिंग सबने छोड़ ही दिया है। किसी को भी पूछे कि कौन सी किताब पढ़ी, उन्होंने किताब पढ़ी नहीं होगी। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि रोज़ अगर पेरेंट्स घर में बच्चों को बोले कि आपने क्या न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको उसके हेडलाइंस बता सकते हैं। तो यही से शुरुआत होती है, पहले रीडिंग घर से शुरू होने। पेरेंट्स अगर चालू करते हैं रीडिंग तो बच्चे भी रीडिंग करेंगे। दूसरी हॉबीज़, ये सब हाई एंड हॉबीज़ होते हैं। अभी सब लोग क्लासेस भी छोड़ते हैं बच्चों को। ये जो रेगुलर होते हैं ना, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये जो रेगुलर होते हैं, उसमें सब हॉबीज़ अगर बच्चों को स्टार्ट कर दो, वहीं से आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ से इसे आगे लेकर जाना है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक ना हो, लेकिन स्किल बेस्ड हो, कौशल हिसाब हो। और वो स्पोर्ट्स में भी होनी चाहिए, म्यूज़िक में भी होनी चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों के लिए। और उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, आपको कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है, तो प्लीज़ कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। आप हारोगे या जीतोगे, आपकी कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगी। ग्लोबल आउटलुक सब्जेक्ट यासाठी आपल्याला हा पुरस्कार मिळाला आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अगर आप पढ़ोगे तो स्टेम इज़ द फ्यूचर। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। स्टेम की जॉब 8% तक बढ़ने वाली है, बाकी के जॉब 5% तक। तो ये स्टेम के स्किल्स या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अगर आपको बच्चों में उसकी रुचि लेकर आनी है तो कैसे करोगे? अगर आप स्कूल में देखोगे तो हर सब्जेक्ट एक साइलो मीन्स एक एकांत पढ़ाई होती है। अगर साइंस होगा तो साइंस अकेला होगा, मैथ्स अकेला, इंजीनियरिंग सब अलग अलग से पढ़ाई होगी, लेकिन एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा इन सब का। सपोज ज्योग्राफी में आपने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ी, और साइंस में आप उसी के बारे में क्वेश्चन आंसर्स करोगे, लेकिन वो अलग अलग विषय पे अलग अलग टीचर पढ़ाएगी, एक उसका ज्वाइन नहीं हुआ है। तो हमने एक सब्जेक्ट लेकर आए जिसका नाम है ग्लोबल आउटलुक। और वो ग्लोबल आउटलुक यानी कि जो भी आप पढ़ते हो उसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट करते हो। तो मैं अगर पूछूं कि आपका जो फ्लोरिंग है यहाँ पे वो क्या है, तो क्या है आपका फ्लोरिंग? अभी इस पे फ्लोरिंग क्या लगी है? आता त्याच्यावर नक्षी आहेत, चित्र, गालीचा आहे. हाँ, तो आपने ये पूरा वुडन के ऊपर आपने गालीचा लगाया हुआ है। तो क्यों गालीचा लगाया आपने? वेगळे पण काहीतरी दिसलं पाहिजे. वेगळापन पण आणि ये साउंड अब्जॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग रूम है। बरोबर. हाँ,
तो ये आया बिकॉज आपको रिकॉर्डिंग करनी थी, तो उसका साउंड को अब्जॉर्ब होना चाहिए, एको नहीं होना चाहिए साउंड को, राइट? तो हर जगह क्या फ्लोरिंग होती है और इसका महत्व क्या है। तो हमने बच्चों को रिसर्च करवाया कि अगर क्लासरूम में आपकी फ्लोरिंग क्या है, आप ये ग्राउंड पे जाते हो तो फ्लोरिंग क्या है, बस का ग्राउंड फ्लोरिंग क्या है, अगर आप खेलने गए से टेबल टेनिस और कुछ भी या क्रिकेट तो आपका फ्लोरिंग क्या है। सब जगह फ्लोरिंग अलग थी। तो क्यों? अगर फ्लोरिंग अलग थी तो अभी फाइंड आउट, एक टाइल के शॉप में गए, उन्होंने रिसर्च की कि अगर मैंने टाइल्स लेनी थी तो स्कूल में अगर मैंने ये टाइल दिखा है तो ये टाइल का कॉस्ट क्या है। तो अगर ये टाइल मैंने, अगर ये ग्राउंड क्लासरूम बनाया ये टाइल से, तो मेरा क्लासरूम का कॉस्ट कितना आया। अगर फिर मैं घर पे गई, मेरे घर पे मार्बल है, तो मैंने मार्बल का, ये मेरे पूरे रूम का मार्बल का कॉस्टिंग कितना हुआ। तो हिसाब से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी मैंने उनको, उसके बाद ये फ्लोरिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैसे होती है। अगर आप इंडिया पे देखोगे तो हम लोग कंक्रीट ज़्यादा यूज़ करते हैं, मार्बल ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर अगर आप जाओगे वेरी कोल्ड कंट्रीज तो आप देखोगे वुडन ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि हीटिंग वहाँ पे डजंट लीव आउट हीट, तो हीट रिटेन होता है वुड में। पर हम लोग वुड यूज़ नहीं करते बिकॉज हमें कूलिंग चाहिए। तो ये अगर बच्चे समझने लगे तो उनको ये पता चलेगा कि फ्लोरिंग में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो हम लोगों ने ये किया है, पूरा डिज़ाइनिंग रिसर्च की है, तो इसका कनेक्शन टू आगे फिजिक्स कॉन्सेप्ट भी आ गया इसमें, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी आ गया बिकॉज आपने ये किया, मैथमेटिक्स का भी आया क्योंकि आपने उसका कॉस्टिंग किया क्लास में। फिर फाइनली हमने उनको बोला अभी आप खुद का रूम लो, जो ये अपने टाइल्स देखे हैं आप अपनी टाइल चेंज करो अपने हिसाब से, प्लस इको फ्रेंडली टाइल लेना। सो यू मेक देम थिंक क्रिएटिवली। तो ऐसा सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस की जहाँ पे बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट्स का एक ही टॉपिक में, साइंस भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स भी कर रहे हैं और आर्ट भी कर रहे हैं, और उनको ये कॉन्सेप्ट्स की पूरी अमेलगमेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, इट्स अ जॉइन। तो वैसे हमने 1st to 7th स्टैंडर्ड हर क्लास में 4 या 5 यूनिट्स ऐसे होते हैं। हर कक्षा के क्लासेस टॉपिक्स जो होते हैं दूसरे कक्षा से अलग होते हैं, और वैसे वो सीखते हैं और वो अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाईफ में. अच्छा, म्हणजे त्यांना विचार करायला प्रवृत्त करणारं शिक्षण आपण देतात. मॅडम, आपल्या शाळेमध्ये कोणत्या वर्गापर्यंतचं शिक्षण दिलं जातं? प्ले स्कूल टू 12th स्टँडर्ड. 12वी पर्यंत. 12वी. तर विद्यार्थ्यांना या शिक्षणाबरोबरच खेळाची गोडी लागावी, खेळांमध्ये ते पुढे जावत, या दृष्टीने आपण काय करतात? हमारे स्कूल में 30 कोचेस हैं. कंपलसरी स्पोर्ट्स 4 पीरियड, उसमें 4 स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, क्रिकेट, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल. म्हणजे आपण 4 स्पोर्ट्स मैरिट आठवड्यात 4 हे असतात पीरियड. कंपलसरी 2 स्पोर्ट लेना है फर्स्ट टर्म, 2 स्पोर्ट लेना है सेकंड टर्म, और उसका एक रिपोर्ट कार्ड अलग से स्पोर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, और वो रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स के साथ शेयर होगा. फिर समर वेकेशन में कंपलसरी स्पोर्ट्स क्लासेस, सब फ्री, आओ स्पोर्ट्स करो. तो पूरे समर वेकेशन में हमने रखा था ये स्पोर्ट्स के क्लासेस. इस बार हमने हमारे जो आईसीएसई स्कूल्स है, हमने एआईएसएम में गर्ल्स क्रिकेट का होस्टिंग किया है. क्या कि क्योंकि क्रिकेट अगर देखोगे तो ज़्यादातर बॉयज़ हो गए, गर्ल्स नहीं होते. तो गर्ल्स को प्रोत्साहन करने के लिए, टू इंकरेज गर्ल्स, हमने गर्ल्स की क्रिकेट मैच को होस्ट किया है. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टन्स वी गिव. मॅडम, आपल्या शैक्षणिक प्रवासामध्ये आगामी काळात काही योजना, प्रकल्प आहेत का? काय सांगता येईल? हाँ, तो मैं अभी फ़िलहाल पीएचडी कर रही हूँ, और मेरी पीएचडी में मैं स्टेम के लिए एक OER कोर्स, ओपन एजुकेशन रिसोर्स कोर्स बना रही हूँ, जहाँ पे एजुकेटर्स को फ्री स्टेम स्किल्स का अनुभव मिले, ताकि वो अपने बच्चों को वो स्टेम स्किल्स पढ़ाए. मेरी कोर्स की शुरुआत हो गई है, और बहुत जल्द ये सब एजुकेटर्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं. मॅडम, 21 वर्षाच्या या करिअरमध्ये आपल्याला हा एक
उंची आपण गाठली असं म्हणता येईल. हा राष्ट्रीय पुरस्कार आपल्याला आता मिळाला. तर हा पुरस्कार मिळत असताना आपल्याला यामध्ये कुटुंबांचं सहकार्य, आपल्या कुटुंबाचं किंवा मित्रपरिवाराचं मिळालं असेल, त्याबद्दल काय सांगाल? मैं बहुत लकी हूँ. हम लोग 3 सिस्टर्स हैं और हमारे पेरेंट्स ने सबसे बड़ी दौलत दी है हमें एजुकेशन के हिसाब से. कभी ये नहीं कहा कि ये आपका फुल स्टॉप है, ऑलवेज इससे आगे किया. और जब मेरी शादी भी हुई, जब मुझे वो प्रपोजल भी आए, तो मेरे पेरेंट्स ने एक ही बोला था, ये शादी के बाद भी काम करेगी. शादी के बाद मेरे इन लॉज ने भी मुझे इतना ही सपोर्ट किया. शादी के बाद मैंने एमफिल की. आई एम ऑल्सो टीचर ट्रेनर, तो मुझे बहुत बाहर घूमना पड़ता है. तो मेरे हस्बैंड का भी इतना सपोर्ट कि मेरे बेटे को घर का ध्यान रखना, बेटे को पूरा. तो आई एम वेरी लकी. एंड सेकंड, मुझे एक मैनेजमेंट भी इतना अच्छा मिला कि मुझे ये जो नया सब्जेक्ट का चालू करना था, नए चीज़ लेकर आना था, वॉट एवर नए रिसर्च पेडागोजीज या टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो लेकर आना था, तो सबके लिए कभी ना नहीं बोला है. ऑलवेज बोला येस, यू कैन गो अहेड. सो आई बीन लकी इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड द बेस्ट गिफ्ट दैट आई बीन रिसीव्ड इज अ फैंटास्टिक सेट ऑफ टीचर्स. बिकॉज विदाउट द टीम के बिना आप कुछ भी नहीं हो. आपको आइडिया है, लेकिन वो आइडिया को एक इम्प्लीमेंट करना, उसको एक फाइनल एक आप कहते हैं मैनिफेस्टेशन, वो एक तो टीम ही लेकर आती है. तो मुझे इतनी अच्छी टीम मिली कि आई एम एबल टू सी माय विजन कमिंग अलाइव. मॅडम, आपल्याला हा पुरस्कार मिळाला. पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर आपली भावना काय होती नेमकी? ग्रैटिट्यूड, आई वुड से ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस कि जो अपनी मेहनत है उस मेहनत को रिकग्निशन मिली, तो डेफिनेटली बहुत ही ग्रैटिट्यूड. तो मुझे यही कहना है कि मेरे अवार्ड थ्रू इंस्पायर करना है या अपने जो यूथ को की टीचिंग प्रोफेशन में आइए. मंडळी, तर या होत्या शैक्षणिक क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या छत्रभुज नरसी मेमोरियल स्कूलच्या मुख्याध्यापक कविता संघवी मॅडम. मॅडम, आज आपण इथं आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना या आपण करत असलेल्या नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक प्रयोगाबद्दल आणि आपल्या एकूणच शैक्षणिक प्रवासाबद्दल अतिशय उपयुक्त अशी माहिती दिली. त्याबद्दल माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने मी आपले आभार मानतो. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र.